अस्सलामुअलैकुम। पोस्ट ईद पहला लेक्चर, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। और माशाल्लाह से क्लास तो 30% प्रेजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी छुट्टियाँ, एक महीना छुट्टी दे देना, पहले भी इन्होंने एक मिलानी है, बाद में भी एक मिलानी है। तो इसलिए मैं कंसोलिडेशन को आज बिल्कुल नाम बस जो लिया है इतना ही लिया है, इसके अलावा नहीं डिस्कस कर रहा। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल वो करवाने लगा हूँ जो फाइनल अकाउंट से वैसे भी हमने करना होता है, लेकिन इसका गुजारा इसलिए चल जाता है कि ये IS 12 और फाइनल अकाउंट्स का मिक्सचर सवाल है। एक इस तरह का और भी है, वो भी किसी ऐसे मौके के लिए रखा जाता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, हमारी कंसोलिडेशन की कॉन्टीन्यूटी से इसकी वजह से उस पर कोई असर नहीं आना। तो आज एक तो मैं आप लोगों को वो जो 2-3 सवाल दिए थे होमवर्क में, जिसने नहीं किए हुए उनको भी याद दहानी करा दूंगा कि वो कर लें, ताकि रनिंग में आ जाएं आप लोग, ठीक है। और कल फिर कंसोलिडेशन में हम इनकम स्टेटमेंट करेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मिलाकर किया करेंगे जैसे पर्चे में सवाल आते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 668 निकालें फाइनल अकाउंट्स के अंदर। पास पेपर 11 है, मिंट लेमोनेड। मजाक नहीं लेना इस सवाल को, 20 नंबर का ये सवाल है। और इस सवाल की रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ें। इस सवाल में कहता है प्रिपेयर ML's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 एंड प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन। तो इसका मतलब पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम आपने कभी ज़िंदगी में वैसे पहले बनाई नहीं है आई थिंक। मतलब FAR 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने बच्चों को फॉर्मेट दिया था, ज़रा वो मैं दिखाता हूँ, अल्लाह करे काम हो जाए उससे। ज़रा पॉज करें यार। अच्छा जी, तो अब आज हमें रिक्वायर क्या किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। कभी आपने बनाई नहीं, हाँ P&L आपने इंट्रो में बनाना सीखा था। FAR 1 के अंदर इसका जस्ट फॉर्मेट आप देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के चैप्टर के अंदर आपको इसका फॉर्मेट पता होना ज़रूरी है। ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, प्रॉपर जो इनकम स्टेटमेंट आपकी होती है, जो कि हम अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर बनाएंगे भी सही, जो आज पहली बनाने भी लगे हैं, वो इस तरह से नहीं है जैसे आप इंट्रो में बनाते थे। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग दी, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा चक्कर नहीं है। फिर ऐड अदर इनकम लिख के 3-4 चीज़ें उधर आ रही हैं, लेस एक्सपेंसेस लिख के सारे जान के एक्सपेंसेस फेस पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। बल्कि यहाँ पे IS 1 की प्रेजेंटेशन के मुताबिक आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जिसमें आपके मोटे मोटे ये 4-5 हेड्स आएंगे। सेल्स, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इससे भी पहले एक बात जो मैं यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा करना, वो क्या है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पे एक आपकी फैक्ट्री होती है, ठीक है जी। ये फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं और फिर उसके बाद इसको आप सेल्स डिपार्टमेंट यानी सेल शोरूम के अंदर रख के इनको बेचते हैं। और एक आपका एडमिन डिपार्टमेंट भी होता है, जहाँ पर आपके मैनेजर्स बैठे हैं, आपके अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, आपके HR वाले बैठे हुए हैं, आपके R&D वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो जो खर्चे इस फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं। और उसके बाद जो खर्चे आपके सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, जो एडमिन से रिलेट करते हैं वो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इनको मिलाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तो मेन आइटम्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके अलावा जो मोटे मोटे हेड्स आपके फेस पे नज़र आ सकते हैं इनकम स्टेटमेंट के, वो कौन से हैं, फाइनेंस कॉस्ट है, अदर एक्सपेंस है और अदर इनकम है। अदर एक्सपेंस में क्या आता है, इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स के जब टॉपिक को कर रहे होंगे तो आपको बताऊंगा। वैसे इसके अंदर WWF, WWF वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, डोनेशन, चैरिटी वगैरह, इस तरह की अदर एक्सपेंसेस में कुछ चीज़ें आती हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह। ऐसे ही अदर इनकम के अंदर क्या कुछ आता है, यही आपका गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, आपकी डिविडेंड इनकम आ गई, जो कोर एक्टिविटीज हट के इनकम्स होती हैं। तो खैर ये देखेंगे इंशाल्लाह जब फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक है, इनको देखेंगे। फिलहाल तो आपको बस जेहन में ये रखना है कि ये आपके मोटे मोटे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको फेस के ऊपर शो करने की ज़रूरत है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP,
जीपी के बाद ऐड कर दें अदर इनकम, लेस करें सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, और आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। यहाँ तक अभी हमने पहुंचना है आज। ये IAS 12 के सवालों में आपको गिवन होता था अकाउंटिंग प्रॉफिट हर सवाल में, जिसको आप रखते थे पकड़ के करंट टैक्स की वर्किंग में, और फिर वहाँ से आप सवाल करते थे IAS 12 का। आज ये भी गिवन नहीं है। आज हमने इस तक पहले पहुँचना है, और उसके बाद ये काम तो हम करते थे। ये टैक्स एक्सपेंस क्या होता था आपको याद है? मैंने कहा था ये टैक्स एक्सपेंस, नहीं, एक मिनट, हर चीज़ की डिटेल यहाँ पर फेस पे नहीं होती, नोट में होती है। तो मिसाल के तौर पे इसका नोट नंबर 7 हम बनाते थे, वो ये ऐसे करके नोट 7 यहाँ पे नोट्स के अंदर नोट नंबर 7 होता था। चल यार लिख ले भाई, ठीक है। नोट नंबर 7 टैक्सेशन, और उस टैक्सेशन के अंदर आपको टैक्स एक्सपेंस 7.1 हम लिखते थे, ऐसे ही है 7.1 ऐसे ही लिखते थे टैक्स एक्सपेंस। और टैक्स एक्सपेंस में क्या होता है जी? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो CTE और DTE, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये 32 रुपये और ये 13 रुपये बने, और टोटल क्या बना? 45। ये 45 यहाँ से उठकर जाता था फेस पे, ऐसे ये बना, कैलकुलेशन आई और ये इधर चला गया 45, और फिर हम पैड पे पहुंचे। फिर आगे हम इसकी इसी नोट के अंदर रेकन्सिलिएशन भी शो करते थे, याद आ रहा है? तो आज कहानी कुछ ऐसे चलनी है। तो ये सवाल आपके लिए मैं आज ईदी लाया हूँ, ईदी, ठीक है। जो आज नहीं आए वो बड़ा मिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे टैक्स रेट, और यहाँ पे टैक्स, और फिर आगे वही कहानी, अगर आपकी रेकनसाइलिंग आइटम्स कोई हो तो वो लेते हैं। तो ये टोटल कहानी है, ठीक है। ये तो असल मैंने फॉर्मेट वो उठाया जो FR 1 वालों को समझाता है ना बंदा। मुझे पता है सब बच्चे सफ़र करके आए, लेकिन सवाल बहुत अहम है। हिम्मत करके जाग के बैठना, इंशाल्लाह आपका वक्त मैं ज़ाया नहीं करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो आप कहेंगे कि वाकई ये सवाल हमारी ईदी था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लाजमी किया करते हैं, और तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं इस पर। तो जो काम रह जाएगा थोड़ा बहुत वो फिर मैं इंशाल्लाह कल भी डिस्कस कर सकता हूँ, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। चलें, खैर ये बात समझ आई आपको कि ये फॉर्मेट हमारा होना है। ये फॉर्मेट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश के अंदर भी देखने को मिलेगा। सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, और कुछ जो अहम बातें सिर्फ वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आगे जो नहीं हाईलाइट कर रहा वो पढ़ना भी नहीं, GP पे आ गए। फिर एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, यही आपके सिलेबस की बात है। PBT तक आ गए। उसके बाद PBT के बाद ये टैक्सेशन, जिसमें टैक्स एक्सपेंस आ रहा होता है, ठीक है, करंट और डेफर्ड दोनों, ठीक है। उसके बाद वो उस नोट के अंदर तफसील है जिसके अंदर उसकी रेकन्सिलिएशन होती है, और फिर हम आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। उसके बाद फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये असल में ये ना पढ़ें, ये तो कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर आगे चीज़ें। तो ये ज़रा चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसको आपको FR 1 वाले इस फॉर्मेट से दिखाने की कोशिश की कि इस तरह से पैट तक आ गए। उसके बाद OCI में रिवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज आता था FR 1 में। अब आपकी ज़िंदगियों के अंदर तो फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज भी आया करता है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला था। 2 चीज़ें हो गई अब आपकी ज़िंदगी में OCI वाली आइटम्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट है जिसके तहत हम इनकम स्टेटमेंट आज बनाएंगे, ओके। उसने ये कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओ एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाओ। तो ये इस तरह से बनेगी, गॉट इट? सही है ना? ये फॉर्मेट जहन में रहेगा। इसको मैं अगर साइड पे कर दूं ना, बल्कि इसको ले जाता हूँ उधर कॉपी करके आपके लिए। किसी ने सलाम किया आई थिंक, तो वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, चलो भाई आप चलो उधर, चलो आप ही चलो। कॉपिंग, पेस्टिंग, लो जी। ये अब बवक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वो नोट ओट रह गया, इसको नोट कर लें, ठीक है ना। तो नोट्स के अंदर ये नोट इस तरह से आ रहा होता है। ये थोड़ा सा आपको ज़रा ये इजी लगेगा इस तरह से देखना, ठीक है। चलें अब शुरू करें सवाल। तो रिक्वायरमेंट समझ आई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI बनानी है, यानी आपने ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब ये पूरा नहीं बन सकता। मसला क्या है? मसला ये है
कि सवाल के अंदर टैक्स भी है, उसने टैक्सेशन का नोट भी मांगा और सारा कुछ टैक्स वाला, वो जो टैक्स के IAS 12 के सवालों में कहते हैं वो सब कुछ करना है, लेकिन मसला असल में ये था कि यहां तक ये फिगर गिवन होती थी, सवाल में ये भी गिवन नहीं है, ट्रायल दे दिया उसने, पहले हम चलते 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 यहां तक आएंगे, फिर सवाल आगे रुक जाएगा, फिर इस 160 को पकड़ेंगे और ले जाएंगे अपने, अब ये हमारा सवाल IAS 12 का बन जाएगा, हम करंट टैक्स की वर्किंग में इसको ले जाएंगे, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस, करंट टैक्स निकलेगा, फिर डेफर्ड टैक्स की एज ऑन वाली वर्किंग को करते 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 करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स ऐड करके टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, वो इधर आके माइनस होगा, फिर ये पैट निकलेगा, फिर OCI वगैरह और सारी चीज जाके तब पूरी होनी है, ठीक है ना। तो बहुत ही लहीम शहीम किस्म का सवाल है, अल्लाह करेगा हो ही जाएगा, पढ़ना शुरू करें। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमनेड लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 19। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, CWIP गिवन है, डेबिट क्रेडिट भी अलग नहीं किया उसने, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स है ना ट्रायल के। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एज ऑन, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है जी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी, ये भी ये ओपनिंग गिवन है, ठीक है। फिर सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रही है, पता नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसमें का एक्सपेंस है, मे बी एक्सपेंस, मे बी एसेट, मे बी कुछ एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कुछ एक्सपेंस होगी, कुछ एसेट भी हो सकती है, तो देखेंगे इंशाल्लाह, सवाल बताएगा, ठीक है, बहरहाल ट्रायल में पड़ा है, पता नहीं क्या है। आगे देखो, डिविडेंड रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट आइटम है, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन और अदर इनकम, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स हैं, पूरा ट्रायल नहीं है, ओके। अब सवाल कुछ इस तरह से चलेगा, जरा देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा, इधर देखो, मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने PBT तक आना है, PBT तक, तो PBT तक आने के लिए कोई टैक्स का रूल हमने नहीं पढ़ना होता, यहां पे हम सब कुछ अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से करते हैं, ये निकालते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी बैड एक्सपेंस, वो कहते हैं बैड रिटर्न ऑफ, हम कहते हैं जी राइट ऑफ यूज का इंटरेस्ट है, राइट ऑफ यूज की डेप्शन है, लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट है, वो कहते हैं नहीं जी रेंटल है। हम कहते हैं बोरिंग कॉस्ट एसेट है, वो कहते हैं नहीं एक्सपेंस है। हम कहते हैं एक्सचेंज लॉस एक्सपेंस है, वो कहते हैं नहीं एसेट है। लड़ाइयां तो बाद में शुरू होती हैं, तो हम अपने PNL को नहीं छेड़ देते, ये तो सारे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, फिर FAR 1 छोड़ दें, FAR 2 छोड़ दें, फिर मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोड़ दें, फिर स्टैंडर्ड्स को फेंक दें कहीं पे, टैक्स के हिसाब से सब कुछ कर लिया करें। नहीं भाई नहीं, PBT से ऊपर हम कुछ चेंज नहीं करते, हम इसको उठाते हैं, इसको ले जाते हैं वर्किंग 1 में, और उसके बाद चेंजेस करके ये फिगर उनके हिसाब से निकाल के उनको दे देते हैं। हाँ, उनको हमें हमारी से कोई परवाह नहीं है, उनको अपने टैक्स से मतलब है, अगर टैक्स उनको सही निकाल के देते तो उन्हें क्या मसला है, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले यहां तक आएंगे, ओके। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये सारी बातें ब्लैक कर रहा हूं, मैंने पढ़ने ही नहीं देनी है आपको, ठीक है। ये सारा ही उड़ा दें, ये तो है ही क्या, टैक्स वालों का कुछ पॉइंट है। तो जब मैं PBT निकाल लूंगा ना बेटा, उसके बाद फिर मैं ये ब्लैक्स को मिटाता जाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी आवाज कम कर दें आमिर भाई। सारा पॉइंट ही टैक्स का, बाद में फिर इसको डिफरेंट कलर करके ना हाईलाइट करके चला लेंगे, ये भी मुझे नहीं चाहिए अभी। लो जी, एना सारा सवाल है, बस 1 बाय 1 शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले आपने फॉर्मेट, सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब एक बार हमने मोटा मोटा पढ़ लिया, इसमें सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, सेलिंग, एडमिन, कोई नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है, फाइनल अकाउंट का टॉपिक है पूरा, उसके अंदर प्रॉपर नोट्स बनाना भी सीखेंगे, लेकिन आज के सवाल में कोई नोट्स नहीं है, उसने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कंपनी इनकम मांगी है, वो बना देंगे। मसला ये है कि अगली बात क्या है, उसने कहा नोट ऑन टैक्सेशन बनाओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना है, अब ये नोट प्रॉपर बनाना है, ठीक है, इंक्लूडिंग और रेकंसिलिएशन भी बनानी है। तो ये सारा काम करने के लिए IAS 12 का पूरा सवाल दिया, उसके 12 नंबर है, इसके 8 नंबर है। वो 12 नंबर भी बेटा इसलिए ज़रा कम यहाँ पर है क्योंकि बहुत सारी वर्किंग तो इसके साथ भी हो जानी है ना, ठीक है। तो ये मिलाकर 20 नंबर का ये सवाल है। तो शुरू करते हैं जी काम। अच्छा, मैं कह रहा था सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग नज़र आया, एडमिन नज़र आया आपको, ऐसे ही है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट भी नज़र आई है, बाकी फिर अदर इनकम लिखनी चाहिए आपको, ठीक है। और देख लेते हैं इसको इसी तरह से, देखें ज़रा, पहले एडजस्टमेंट पढ़ें, लेकिन ब्लैक को छोड़ के यहीं से पढ़ना है आपने।
यार पहले तो थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या नाम है जी इसका? मिंट लेमनेड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 11 है, फाइनल अकाउंट्स का, पेज नंबर 668। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे मिंट लेमनेड यहाँ लिख देता हूँ, मिंट लेमनेड। मिंट ML आप लिख लें, ज़रा हट गया ना टॉपिक से ज़रा। ठीक है जी, लें जी। अब यहाँ मैं क्या बनाने लगा हूँ जी आज? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। ज़रा मैं माजरत के साथ थोड़ा शॉर्टकट्स पे चलो, मुझे जगह यहाँ लंबी मिल जाए ताकि। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, 30 जून है 2019। ठीक है जी। पहले मैं P&L बनाऊंगा। P&L के अंदर क्या कुछ आएगा जी? सेल्स, लेस करेंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट पे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें अदर इनकम, लेस कर देंगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस कर देंगे हम एडमिन एक्सपेंसेस, लेस कर देंगे हम फाइनेंस कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस कहीं नजर आए हैं आपको? कोई अदर एक्सपेंस के नाम से चीज नजर तो नहीं आई? एक आधी लाइन एहतियातन छोड़ दें तो हर्ज कोई नहीं। अदर इनकम तो मुझे नजर आ रही है, डिविडेंड इनकम आ गई, लेकिन अदर एक्सपेंस मुझे कोई खास नजर नहीं आया। ठीक है, तो आ गया तो देख लेंगे, एक आधी लाइन आप एहतियातन छोड़ दीजिए। ठीक है, यही मुझे कुछ आइटम्स नजर आए हैं, आगे मैं ब्रैकेट्स में आज इनकी वर्किंग कर लूंगा। ठीक है, तो एक आधी लाइन छोड़कर हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जब आ जाएंगे, उसके बाद फिर अगली कहानी देखते हैं कि उसके बाद हमने करना क्या है। ओके, तो मेरे ख्याल में तो वर्किंग इतनी काफ़ी होगी। वन बाय वन अब एडजस्टमेंट, ज़रा फॉर्मेट इतना बना लें, लेकिन ये पूरे सफ़े तक जाना है। इसके बाद अभी टैक्स माइनस होगा, जब निकल आएगा उसके बाद फिर पैट पे आएंगे, फिर ऐड करेंगे। पूरा कर दो, पूरा कर देते। PBT के बाद लेस करेंगे हम इसमें से टैक्स एक्सपेंस। अब ये टैक्स एक्सपेंस के लिए रिक्वायरमेंट B में नोट मौजूद है, तो नोट बना लेंगे तो ये टैक्स एक्सपेंस निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम ऐड किया करते हैं इसके अंदर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर अगर कोई आइटम होगा तो वो लिख लेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगी टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम। ये असल में उसकी रिक्वायरमेंट है पूरी। तो मिक्स सी रिक्वायरमेंट है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ये टैक्स की वर्किंग्स भी करनी ज़रूरी है, लाजिम व मलजूम है ना। आप अगर PBT निकालेंगे तो टैक्स की वर्किंग नहीं होनी, और टैक्स की वर्किंग नहीं करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम मुकम्मल नहीं होनी। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इसको नोट कर लें। और अगला सफ़ा जो है वो आधा सफ़ा काफ़ी है, नोट के लिए छोड़ दें, रिक्वायरमेंट B के लिए, और फिर या पूरा ही दूसरा सफ़ा छोड़ दें, तीसरे सफ़े दबोदब वर्किंग शुरू कर दें। यार इधर ले आओ थोड़ा सा इसको। अच्छा जी, शुरू करें जी काम। आपका तो मसला नहीं है ना, आपका तो पहला सफ़ा आ गया इसका, उसके बाद दूसरा सफ़ा नोट के लिए आपने छोड़ देना, और तीसरे से वर्किंग शुरू कर देनी। शुरू करें जी काम। अब पहले एडजस्टमेंट पढ़ लें, फिर अल्लाह का नाम लेकर। अब चलो, सबसे पहले तो आपने रुपीज़ इन मिलियन में सवाल करना है, ये याद रखना है। अब ऐसा है, दो तरतीबें हैं। एक ये कि जो गिवन है पहले उठा के ट्रायल से फेंक दें वहाँ पे, और फिर एडजस्टमेंट्स करें। दूसरा तरीका ये है कि एडजस्टमेंट्स करते जाएं, जो चीज़ें उठ जाएं उनको टिक कर लें, और जो रह जाएं उनको फिर बाद में पोस्ट कर दें। क्या तरीका पसंद करते हैं आप? पहले पोस्ट कर दें? नहीं, हम साथ साथ करेंगे। आपने जो कहा मैं उसको उलट करूँगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट 1 पढ़ें। और यार एक ही बात है, लेकिन दोनों ही ठीक है, वैसे तो दोनों ही ठीक है। चलिए ये करके देखते हैं, फाइनल अकाउंट में जाके भी देख लेंगे, फिर जो आपको पसंद आएगा वहाँ पे एक आधा कोई और तरीका भी कर लेंगे। लेकिन ये ज़्यादा मुझे वैसे ज़्यादा पसंद पर्सनली है
कि एडजस्टमेंट पढ़ो, ट्रायल में से वो चीज़ें उठती आएंगी और उनको टिक करते रहो, और एंड पे देख लो एडजस्टमेंट से ट्रायल से जो चीज़ें उठकर आ गई वो ठीक है, जो रह गई उनको फिर उठाकर पोस्ट कर दो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले, while finalizing financial statements of MLL, following issues have been noted। आप ये पढ़ें, मुझे पता है आपको ये आता है। जी, ट्रेड रिसीवेबल्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रायल क्लोजिंग हो तो उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग पड़े हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा एक अकाउंट है। देखो, क्लोजिंग ट्रायल में ना ओपनिंग चंद एक चीजें होती हैं, फाइनल अकाउंट के सवाल में जाके समझाऊंगा, ट्रायल को जब समझाया जाता है। क्लोजिंग ट्रायल कौन सा? क्लोजिंग, ये क्लोजिंग ट्रायल है, 31 दिसंबर 19 का ट्रायल है। इसमें चंद एक चीजें ओपनिंग पड़ी हो सकती हैं, जिनमें से मशहूर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, या डेफर्ड टैक्स हो सकता है। ठीक है, इन्वेंट्री भी हो सकती है ओपनिंग, जब कॉस्ट ऑफ सेल ना पड़ी हो। ठीक है ना, लेकिन आपके ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी है, इसलिए आपको इन्वेंट्री नज़र ही नहीं आ रही। इन्वेंट्री नज़र ही नहीं आ रही सिरे से, असल में एक्सट्रैक्ट्स है, उसमें बैलेंस शीट मांगी नहीं ना, इसलिए बैलेंस शीट के सारे आइटम्स नहीं गिवन यहाँ पे। ठीक है ना, खैर चलें छोड़ें। फिलहाल जो मेरा मकसद है, मैं 2-3 बातें सिर्फ वो याद रखवा लूँ आपसे, कि मशहूर समझो 3 चीज़ें हैं फिलहाल, ठीक है, जो आपके लिए रिलेटेड है। एक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नॉर्मली ये ओपनिंग होता है। क्यों प्रोविजन डाउटफुल डेट क्यों ओपनिंग होता है? क्योंकि साल के एंड पर जाकर हम एक ही बार प्रोविजन की परसेंटेज क्लोजिंग डेटर्स पे लगा के क्लोजिंग प्रोविजन उस वक्त निकालते हैं और बैलेंसिंग फिगर को एक्सपेंस में लेकर जाते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि हम साल के एंड पे आके एक बार डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो वो क्लोजिंग तब बनता है। डेफर्ड टैक्स नॉर्मली ओपनिंग होता है, क्योंकि साल के एंड पे आकर हम वो सारी वर्किंग डेफर्ड टैक्स एज ऑन ब्ला ब्ला करके पता नहीं कैसे जाकर क्लोजिंग निकालते हैं। क्लोजिंग हम निकाल रहे होते हैं, एक्सपेंस वहां से निकल रहा होता है, तो नॉर्मली ये होते हैं। उसने लिख दिया, लेकिन तैयारी तो रखे ना कि ये नॉर्मली ओपनिंग हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि अगर ये ओपनिंग है तो डेटर भी ओपनिंग होंगे, तो वो बेवकूफ है। ज्यादातर चीजें इसमें क्लोजिंग पड़ी होंगी। कोई कहे कैश का, बैंक का, डेटर का, क्रेडिटर का अकाउंट जो है, बैलेंसेस जो है, ये ओपनिंग पड़े हैं, तो वो तो पागल है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें साल में हर वक्त, हर रोज कई एंट्रीज हो रही होती हैं। हो ही नहीं सकता कि ये कभी ओपनिंग होंगे, बहुत कम चांस है। गलत तो हो सकते हैं, गलत क्लोजिंग तो हो सकते हैं, ओपनिंग नहीं हो सकते। बैंक हो गया, कैश हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये अकाउंट्स नॉर्मली ओपनिंग नहीं होते, क्लोजिंग ही होते हैं, क्योंकि इनमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं। अब इनमें कोई गलती तो हो सकती है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग तो हो सकते हैं, पर ओपनिंग कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन प्रोविजन नॉर्मली ओपनिंग ही पड़ी होती है ट्रायल के अंदर, हम खुद इसकी एडजस्टमेंट किया करते हैं। गॉट इट? अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग ही है ये, और ये 2 आइटम्स मुझे अब मिल गए यहां से, इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है, और वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड, यानी कि इस 1200 में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है जी? अब बैलेंस ऑफ 40। अच्छा जी, तो सारे बैलेंस ही पड़े होते हैं रिसीवेबल्स में, इसको क्या करें? विच नीड्स टू बी रिटर्न। अच्छा, तुम तो गलत हो 1200, तुम तो गलत हो। वर्किंग नंबर 1, अनएडजस्टेड डेटर्स आ जाएंगे। वैसे तो मैं आपसे करवाने लगा था यार। अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना जी? 1200। ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन आ गया हमारा। और एडजस्टमेंट तो एक ही है, छोटी सी यार। उसके साथ ही वर्किंग 2 हम कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है, ये तो उसने क्लियरली लिख दिया है कि क्या है, ओपनिंग। और सही है यार, इसको ऊपर ले जाए जैसे फॉर्मेट जरा चेक करने। ले जी, हमारे पास आ गए डेटर्स और प्रोविजन। चले एक ट्राई मारें। खबरदार किसी ने ब्लैक वाली लाइन जो मैंने की हुई थी वो पढ़ने की कोशिश की। बस ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है, और ये क्या है, 1 जनवरी 19 पर ये ब्रॉड डाउन है, ओपनिंग है। डैम श्योर है, हम लिखा हुआ है उसने, इसलिए जी बोले। बल्कि जरा देखें इसको, कुछ हो सकता है, जरा देख लें एक नज़र।
जल्दी करें जल्दी करें। वो क्या कह रहा है, एक बैलेंस पड़ा है ट्रेड रिसीवेबल में, एक बैलेंस पड़ा है 40 का, वो राइट ऑफ करना है, नीड्स टू बी रिटन ऑफ, तो राइट ऑफ कर दे, मसला क्या, ठीक है। आगे अगली बात कहता है एमएल मेंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले क्या करोगे आप, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स कितने 40। आप कुछ याद है ये बैड डेट रिटर्न ऑफ कहाँ कहाँ आता था, IAS 12 में करके आए थे, प्रोविजन के ये डेटर्स में से हम निकाल देते थे, ये इधर भी नजर आता था, और ये हम कहते थे कि जी हम इसको जो हम जो है ना वो एस्टीमेट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, याद आ रहा है। तो ये बैड डेट रिटर्न ऑफ इधर इस तरह से दो जगह आता था, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, कुछ याद आ रहा है। उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट अब इससे रिलेटेड नहीं है। एडजस्टेड क्लोजिंग कितना आ गया 1160। अब इस 1160 पर आपने 31 दिसंबर 19 पर खड़े होकर जब 5% लगाना है, क्या आंसर आना है, तो ये 58 क्लोजिंग बनेगा। अब इस 58 क्लोजिंग को देखते हुए बैलेंसिंग फिगर निकालो कितनी, बैड डेट एक्सपेंस कितना, बैड डेट एक्सपेंस ये बैलेंसिंग फिगर है 54 की, और ये कहाँ जाएगी, ये फिगर जाती है पीएनएल में। हम बैड रिटर्न ऑफ को पीएनएल में लेकर नहीं जाते, बल्कि बैड एक्सपेंस को लेकर जाया करते थे, याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात जो शायद उस वक्त नहीं करने की जरूरत पड़ी थी, कभी ना हुई हो शायद, वो ये है, क्योंकि आप देखो ये तो है नहीं कि एक्सपेंस का एक हेड पड़ा हुआ है और सारे जान के एक्सपेंस उसमें जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। हमें इसको कहीं ना कहीं तो फेंकना है, कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे, सेलिंग में डालेंगे, एडमिन में डालेंगे, या अदर एक्सपेंस में डालेंगे, या फाइनेंस कॉस्ट में, ये 5 ही हेड्स हैं, या टैक्स में डाल दें। उसके बाद पीबीटी से ऊपर की बात करें, या तो कोई खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, या सेलिंग एक्सपेंस है, या एडमिन एक्सपेंस है, या अदर एक्सपेंस है, या फाइनेंस कॉस्ट है। क्या ये फाइनेंस कॉस्ट है, क्या ये अदर एक्सपेंस होगा, नहीं अदर एक्सपेंस नहीं, मैं कह रहा हूँ अदर एक्सपेंस की डिस्कशन वैसे ही बाद में करनी, क्या क्या आता है, अदर एक्सपेंस भी नहीं है, रह क्या गया, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग और एडमिन। किस में होना चाहिए इसको, एडमिन में, हाथ खड़ा करें, ओके। सेलिंग में, ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई, वो हाथ खड़ा करें, मैं दोबारा बोल दूं, सुने जरा ध्यान से, मैं पूछ रहा हूं ये एक्सपेंस है या नहीं है, ये एक्सपेंस आपका इन 3 में से, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग मैंने अलग अलग नहीं लिखे हुए, या सेलिंग एडमिन में आ सकता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में या सेलिंग में या एडमिन में है। तो मेरा सवाल, क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए, ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये फैक्ट्री का खर्चा है, कितने की मेरी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का खर्चा है, नहीं। क्या ये एडमिन में जाना चाहिए, कुछ बच्चों ने कहा जाना चाहिए। क्या ये सेलिंग में जाना चाहिए, कुछ बच्चों ने कहा सेलिंग में जाना चाहिए। तो भाई पुराने ज़माने की बात है, कभी इसको एडमिन में आईकेप डाला करता था, लेकिन अकाउंटेंट्स डाला करते थे इसको कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है, रिकवरी नहीं कर पाया आप लोग, ये आपका एडमिन एक्सपेंस है। लेकिन फिर दौर जदीद आया तो सेल वालों ने कहा कि एडमिन वालों ने कहा यार हमारा कसूर क्या है, मतलब ये लोग अंधाधुंध सेल बढ़ाने के लिए उधार पे चीज़ें बेचते हैं, बंदे की शक्ल देखते हैं ना, सूरत देखते हैं ना, क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं, ठीक है ना, आगा ना पेछा चेक किया थे जान देता, ऐसे नहीं करना चाहिए, चेक करके बेचें, ध्यान से बेचें। अब अगर इन्होंने ये बेहतियाती की है, जो भी हुआ है, तो ये खर्चा भी उन्हीं को चार्ज होना चाहिए। तो अब आजकल के ज़माने में इस बैड एक्सपेंस को क्लासीफाई किया जाता है एज आ सेलिंग एक्सपेंस। अभी ये बहस इसलिए आज तक कभी नहीं की कि फाइनल अकाउंट्स अभी शुरू हुआ है, मतलब शुरू क्या हुआ है, एक सवाल ये करना है, फिर कंसोलिडेशन जब ख़त्म होगी उसके बाद देखेंगे IAS 1037 के बाद फिर जाके ये करेंगे। लेकिन ये सवाल बहरहाल अलग थलग है, IAS 12 के साथ मिक्स है ना, तो IAS 12 किया हुआ उस वजह से ये सवाल मैं आज करवा रहा हूँ। बच्चे भी काम में मैंने कंसोलिडेशन को नहीं छेड़ा, लेकिन ये कंसोलिडेशन के आज के लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर इसलिए शुरू नहीं किया कि वो आज का लेक्चर नहीं लेंगे तो कल मारे जाएंगे फिर, ठीक है। लेकिन अब कल मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक दिन मैं आपके लिए इंतजार कर सकता था। अगर घर बैठे लेक्चर सुन रहे हो तो पैदल चल पड़ो, सीट नहीं मिल रही तो। अच्छा, कल कंसोलिडेशन में इनकम स्टेटमेंट में स्टार्ट करवा दूंगा। अच्छा जी, सेलिंग एक्सपेंस है, चलें जी अब शुरू करें फिर अगला काम। अब मुझे बताएं सेलिंग एक्सपेंस जो है, ट्रायल में जो नज़र आ रहा है वो कितना है। ये मैंने उठा लिया, इसको एडजस्ट कर लिया, लेकिन इस एडजस्टेड को बैलेंस शीट में लेके जाना है ना, वो मैंने बनानी नहीं। दूसरी चीज़, मैंने ओपनिंग प्रोविजन को उठा लिया, ये दोनों फिगर्स उठाकर इधर ले आया मैं, अब इन दोनों को सही कर लिया। अब कौन सा पेज था यार,
चंगा नज़दीक है, मुझे पता है, मुझे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई थी, मैं कहा चलो ये शायद इस वजह से भाग भाग के इधर आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा भला फ्लो चल रहा था। अच्छा जी, मैंने ओपनिंग उठाए, जो अनएडजस्टेड बैलेंसेस थे वो उठा लिए, ठीक है, उनको एडजस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ ये क्लोजिंग कहाँ जाना है, ये क्लोजिंग कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में, बनानी नहीं। ये क्लोजिंग कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में, बनानी नहीं, सिंपल। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पीएनएल बना रहा हूं पीएनएल बनाते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, इस 54 की, जिसको मैंने पीएनएल के अंदर लेके जाना है सेलिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो अब मैंने आकर यहां से उठाया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, ट्रायल वाले, इसको कहा कि ये 200 जो है इसके अंदर वो एक्सपेंस रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि प्रोविजन तो क्लोजिंग हमने अब निकाली है, बैड राइट ऑफ तो अब किए हैं, तो इसका मतलब ये सेलिंग एक्सपेंस जो है कितना बनता है जी, वो ट्रायल वाला कितना है 200। इस 200 के अंदर हमने क्या करना है जी, प्लस 54, ब्लैक सही ना कर दूं, नजर ही नहीं आ रहा, प्लस 54, और इसके साथ आपने वर्किंग नंबर 1 का 2 है, वर्किंग 2 का रेफरेंस दे, ठीक है जी, डन हो गया, सही है। अब साथ ही सोच लें टैक्स वाले क्या कहते हैं और अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं, खबरदार मारे जाओगे पर्चों में, मारे जाओगे पर्चे में बैठे हुए, ठीक है, सुकून से चलो, सुकून से चलो, अभी वो इग्नोर करो, पीएनएल बना लो पहले, ठीक है, चलें आगे। अब देखो ये 3 फिगर्स, मेरी ये तरतीब है, जरा मैं कहता हूँ साथ साथ ट्रायल से फिगर्स उठाते जाएं, एंड पे देखेंगे जो रह गई उनको उठा के वैसे ही फेंक देंगे। जैसे सेल की शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं आई मेरे ख्याल में, जब नहीं आएगी तो पीएनएल तो बनाना ही है ना, उठाएंगे और फेंक देंगे, आ गई तो उसको भी ब्रैकेट में ले जाएंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट डन। एडजस्टमेंट 2 पढ़ो, पढ़ो, करेक्शन ऑफ एरर को लिफ्ट ना कराने वालों पढ़ो। कोई गलती तो नहीं हो गई, दिमाग में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करो, मैं फिर करा देता हूं आपको, थोड़ा कुछ अपना दिमाग में तो इलाज लाओ ना, सवाल लेंथी है, जरा जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। कोई संडे ऑन किया होता, 3 घंटे की क्लास होती, सारा आपसे करवाता, मुमकिन नहीं है, जल्दी करो। नॉर्मली ऐसे ही सवाल है, 2 घंटे की क्लास रख के किया जाता है, तो कोशिश करेंगे 1.25 घंटे में हो जाए जी। CWIP इंक्लूड्स, CWIP पढ़ा हुआ है, इसकी कोई बात हो रही है, इस 910 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 84, तो भाईजान उसमें ही पढ़ा होना है, हद हो गई यार, हाँ, ऑन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर, सही तो है, इससे आगे मैंने भी नहीं देखना, पहले मुझे ये बताओ इसमें 84 पढ़ा है, अब बोलो, यानी कि ये जो आंसर आया है इसमें 84 पढ़ा हुआ है, पता नहीं ये कितना है, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए भी नहीं शायद, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट तो बनानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसमें ये जो भी फिगर थी मटेरियल लेबर के अंदर जो फिगर होती है, ठीक है, उसके अंदर ऐड होकर, इसके अंदर ऐड 84 होकर ये 910 आया हुआ है, कोई मसला, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे कहते हैं, हाउएवर इंटरेस्ट ऑफ 16 मिलियन अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बैंक लोन हैज बीन, ओए 84 तो ऐड कर दिया। अच्छा ये मैंने रिवीजन करवाई थी, आपको याद होगा किसी ज़माने में, थोड़ी सी रिवीजन कराई थी किसी ज़माने में, मैंने यूँ कहा था, मिसाल के तौर पे हमारा एक सवाल है, उसमें मैं कहता हूँ जी CWIP में पड़ा हुआ है मटेरियल लेबर, ऐसी तरह रिवीजन कर लेते हैं, लेबर IS-12 में की थी, मटेरियल लेबर ओवरहेड मिसाल के तौर पे 100 रुपये का लगा हुआ है, इंटरेस्ट पेड क्वालिफाइंग एसिड पे, सब रूल्स पूरे, ठीक है, ये जनाब 20 रुपये, हमारी अपनी एग्जांपल 20 रुपये, और इंटरेस्ट इनकम जो सरप्लस फंड से आई है वो लेट से 8 रुपये, ठीक है। अब इसकी आपको क्या अकाउंटिंग सिखाई गई थी FAR 1 में, जो आपको यहाँ FAR 2 में रिवाइज भी कराई गई थी, क्या अकाउंटिंग सिखाई गई थी आपको ये कहा गया था, अब मैं अगर IFRS की बात करूँ, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप CWIP डेबिट कैश क्रेडिट करें 100 रुपये से, ऐसे ही मैंने करवाया था जब CWIP रिवाइज करवाया था IS-12 में, याद होगा, फिगर बदली होंगी, ज़ाहिर है एग्जाम्पल तो हर दफ़ा फिर जो जहन में ऐसी फिगर्स हाइपोथेटिकल होती हैं वो जी। CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट 20 रुपये से,
एसिड में ऐड किया, एसिड में ऐड किया, एक्सपेंस आउट नहीं करना होता इस इंटरेस्ट को, जो बोरिंग कॉस्ट जो स्पेसिफिक लोन वाली है क्वालिफाइंग एसिड पर, ठीक है। और कैश डेबिट CWIP क्रेडिट, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो होना चाहिए था ये असल में हुआ नहीं है, तो मैं उसको वर्किंग में लेके आता हूँ, ये मैंने रिवाइज करवाया। आप अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह जब हम IAS 12 को लेकर आएंगे तो फिर मैं तो दोबारा वापस आऊँगा और आपको वही रिवाइज करवाऊँगा कि अब अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं, टैक्स वाले क्या करते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम अकाउंटिंग को तो सही कर लें। अब होना चाहिए था CWIP में से ये 8 रुपये माइनस, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने खैर से इसको अदर इनकम में माइनस कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग 2 बनाता हूँ। अब 3 क्यों, अच्छा सॉरी, वर्किंग 3 जी बेटा। मैं यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है मैंने, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग चलो कर रहे थे, अब तरतीब पे चलते हैं। ओरिजिनल होना क्या चाहिए था, लड़ाई किसके, 16 रुपए की ना, 16 रुपए की, ठीक है। देखो इधर देखो, इसमें 84 प्लस हो चुका, वो मसला नहीं है, इसमें से माइनस कुछ भी नहीं हुआ, माइनस कुछ भी नहीं हुआ, ये गलती हुई। यानी क्रेडिट करना था CWIP को कितने से, 16 से, लेकिन नहीं किया, अदर इनकम में कर दिया, तो ये गलती है, सही करते हैं, करेक्शन करेंगे। होना चाहिए था कैश डेबिट CWIP क्रेडिट कितने से जी, आपके सवाल में 16 से, ठीक है। लेकिन आपके सवाल में गलती से कर क्या दिया गया, डन बाय अकाउंटेंट। व्हाट इज डन बाय अकाउंटेंट, रॉन्ग इज डन बाय अकाउंटेंट, ठीक है जी। जी क्या डन कर दिया इसने कैश जो डेबिट को उसको तो भूलता नहीं है, इसको डेबिट कर दिया, लेकिन भाईजान ने अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। ओ अदर इनकम किधर है थी ना अदर इनकम, ये पढ़िए। तुम्हारी भी लॉटरी निकल आई, चलो तुम भी चलो। CWIP को तो नहीं, इसको उठाने की भी जरूरत नहीं, इसको मैं टिक भी नहीं कर रहा, इसको बेशक क्रॉस कर दो, बैलेंस शीट में लेकर जाना है, असल मसला इसका नहीं है, ठीक है ना। करेंगे, सही करना है तो करवा देना, मुझे कोई मसला नहीं, मैं सही करवा देता हूँ, लेकिन उसने जाना कहीं नहीं, ठीक है। खैर अदर इनकम को भी उठा लो, ये अब गलत है। गलत क्यों है, इस 36 में 16 रुपए वो पड़े हैं जो दरअसल एसेट में से माइनस होने चाहिए थे, इन्होंने क्रेडिट करने थे, इन्होंने अदर इनकम में क्रेडिट किए हैं, तो इसको उठा तो लो ना, इधर ले आओ। अदर इनकम कितनी है जी, 36, ठीक है जी। अब ये गलत है, चले खैर, इन्होंने क्या कर दिया जी, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। तो हम अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे, गलती है, ठीक है, हो गई है, सही कर दो उसको। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। जी तो कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ भी ना करें। CWIP क्रेडिट होना था, हुआ है क्या, तो करो भाई क्रेडिट, करो क्रेडिट, आप किस डिजीज की मेडिसिन है। अदर इनकम क्रेडिट हो गया गलती से, सही नहीं हुआ, सही करने के इसको क्या कर दो, तो अदर इनकम हो गई हमारी डेबिट। ले जी, ये मेरी वर्किंग 3 डन एंड डस्टेड है। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री को मुझे पोस्ट करवाना है आपने, ठीक है, पोस्ट करवा दें मुझे। अगर तो मैं बैलेंस शीट बना रहा होता ना बेटा, तो मैं CWIP को भी उठा के बैलेंस शीट के फेस पे लिख लेता, पर मैं वो तो बना नहीं रहा, तो चलो डबल एंट्री में पूरी करवाऊंगा, ठीक है। अदर इनकम डेबिट मतलब बढ़ गई, और इनकम क्रेडिट नेचर की चीज है, बढ़ गई तो मतलब क्रेडिट होती ना, डेबिट हो रही है मतलब कम कर रहे हैं, सादा बात है। एक इनकम गलत रिकॉर्ड कर दी थी, उसको सही करना है तो माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो अदर इनकम डेबिट कितने से, 16 से, और CWIP क्रेडिट, CWIP यहीं पे कर दो तुम क्रेडिट, ठीक है, CWIP क्रेडिट। अब ये CWIP सही हो जाएगा, बोलो कितना हो गया सही, 896, ठीक है। लेकिन ये 896 में कहाँ लेके जाऊं, बस हो गया टिक, बैलेंस शीट में जाना था, बैलेंस शीट, और यार एलो यार 94 कर लो यार, एलो है, मैं कह रहा हूँ उसको कहीं लेके जाना, सवाल पे कोई इसका असर नहीं है, टिक कर दो बस, इसको अब यूज नहीं करना दोबारा। अदर इनकम भी लेगी,
कहीं काम आएगा इंशाल्लाह। हम खेल लिया करते हैं उसके साथ भी, मैं यहाँ जाके बता दूंगा। हम इसको नेट करके भी तो खेल लिया करते हैं, गेम कर लेंगे वहाँ पे जाके। बाकी आगे जाके तुम्हें क्या काम आना है वो। मैं पागल नहीं हूँ मैं तुम लोगों को कहूँ कि आप इस 910 में से उल्टा कर यहाँ पे ये निकालें, वही काम का देखेंगे इंशाल्लाह। सवाल पे तो पहुँचे जी। एडजस्टमेंट टू ओवर, जो ब्लैक है वो तो ब्लैक है अभी, हालांकि बहुत आसान है। आपका दिल कर रहा है फटाफट उठा के देखो और कर दें ये काम, नहीं नहीं नहीं, सब्र करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट पढ़ो, ये 38 आया पड़ा है, पढ़ो। FAR2 कितना आसान है, देख लो। अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर IAS 12 मिक्स हुआ पड़ा है। अब आपके सामने ये एक टफ क्वेश्चन है, बता दूं मैं, लेकिन सब कुछ आपको आता है, बस नर्व्स ही होती हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी करो, 1 मिनट है आपके पास, दिमाग में करो एंट्री। मैं पानी पूनी पी लूं। हो भी गया ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, फिर करो। ये वर्किंग तो हो ही गया ना, करो फिर बिस्मिल्लाह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखो ये बड़ी तरतीब होती है, याद रखना फाइनल अकाउंट्स के खास तौर पे सवालों में। एक बात सुन ले, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। ट्रायल में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, अगर उसके बारे में एडजस्टमेंट है तो नीचे एडजस्टमेंट में वही सेम लफ्ज़ लिखा होगा। जैसे आप गौर फरमाएं तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड, ऊपर भी क्या गिवन है, लफ्ज़ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, जाग जाए, बड़ी अहम बात हो रही है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स, तो ऊपर जाकर देखेंगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही लिखा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं, रेप्रीजेंट्स, इंक्लूड नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, रेप्रीजेंट, यानी कि मुश्तमिली, यानी कि इसमें पढ़ा ही सिर्फ क्या है, बांधना हो जाएंगे यार, हो ही गया। असल में ये बेचारा भी ना 6 दिन ऐसे ही ऑन रहा बीच में, इसको मैंने रेस्ट ही नहीं दिया, हालांकि दे देता बेचारे को रेस्ट, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं इतना दूर रहा इससे, नाराज हो रहा है बार बार। ये ज्यादती की है, ये ज्यादती है। अच्छा जी, आप पढ़ें पढ़ें पढ़ें, आप पढ़ें, अपनी किताबों से पढ़ें। पढ़ें किताबों से, आगे निकल गए वो, पढ़ते नहीं किताबों से आप लोग। मेरी किताब से क्यों पढ़ते हैं आप लोग? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब इसमें इंक्लूड नहीं बोला उसने, इसमें उसने कहा रिप्रेजेंट, यानी कि ये तो टोटल ही यही है। चलो पहले इसको पकड़ तो लो, इसको येलो तो करो, R&D, इसकी बात हो रही है, ठीक है भाई। भाई भाई देखो, मोबाइल रख दो यार, रख दो यार, छोड़ दो यार, बाकियों को भी साथ लगाया हुआ तुमने, बेशर्मी की इंतहा है जी। 180 रुपये के बारे में कह रहा है कि ये क्या है, इसमें शामिल नहीं है कुछ, ये सारा का सारा क्या है, कहता है R&D represents cost incurred for a new product started on 1 फरवरी 19। फटाफट हम अपनी बेसिक्स पे चले गए वापस, ठीक है। तो स्टार्ट किस दिन हो रहा है जी काम, 1 फरवरी 19, साल बदला तो फिर साल भी लिख लेंगे, ठीक है। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन 1 मई 19। तो क्राइटेरिया, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का मीट हुआ 1 मार्च में। अच्छा, भाई ने मार्च बोला, मैंने लिख दिया। जी क्या था जी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया किस दिन जी, 1 मई पे। अच्छा, इसका मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने के खर्चे एक्सपेंस में जाने चाहिए, चाहे रिसर्च है चाहे डेवलप, चाहे R है चाहे D है, बुरे वाली होगी D भी, ठीक है ना, उसने इकट्ठा रख दिया ना, तो चाहे R है चाहे D है, इस दिन से पहले वाला तो सारे का सारा क्या होना है, एक्सपेंस ऑफ। द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर, तो लॉन्चिंग डेट क्या दे दी उन्होंने, लॉन्च किस दिन कर दिया, 31, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने। 3 महीने जो बनते हैं वो, ये 3 महीने जो बनते हैं इधर, इस टाइम का खर्चा एक्सपेंस में, और ये 6 महीने
जो बनते हैं इसका खर्चा कैपिटलाइज होगा। ठीक है, अब नहीं ये 3 महीने नहीं है, फरवरी मार्च अप्रैल, अच्छा वो तो अगली बात, हाँ ठीक है वो देखेंगे। अब आगे कहता है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी, तो ये तो यूज़ करेंगे अमोर्टाइजेशन के लिए। इट मे बी अज्यूम दैट ऑल कॉस्ट इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड, मतलब इसका क्या है कि जो 180 था, ठीक है, वो 180 इस सारी 9 महीने के टाइम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट है। ठीक है ना। अब वर्किंग 4 आ गई हमारी। अच्छा ये ना रेफरेंस देना होता है ना, ये 16 कहाँ से आया, अगर वहाँ पे वर्किंग, अगर आपने वहाँ पे कर दिया ना ये काम, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपने वर्किंग नंबर 3 छोटा सा रेफरेंस भी दे देना। ठीक है ना। और अगर नहीं किया कोई बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहीं पे आपने शो कर दिया, बात अलग है। ठीक है, 16 सवाल में गिवन था ना, बोलो सवाल में गिवन था तो एज इट इज़ लिखा जा सकता था एडजस्टमेंट में। ठीक है, मैंने जो कि वर्किंग कर दी इसलिए मैंने दिखा दिया जी। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था R&D एक्सपेंस, मैं सिर्फ एक्सपेंस लिख दूं, बल्कि मैं यूँ लिख दूं एडमिन एक्सपेंस। चलो एक्सपेंस 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 डेबिट करो जी, कितना जी 180 है पूरा, 180 जो है इसका 3/12, 12 महीने की तो कॉस्ट ही नहीं है, 12 नहीं करना जी, डिवाइड बाय 9 कितना 60, ये एक्सपेंस बना। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, बैलेंसिंग भी निकल सकता है लेकिन चलो आपको ज़रा याद रह जाए, 6/9 कितना 120, ओहो जी, और कैश क्रेडिट 180। ठीक हो गया जी, सही है। अब बोलो, अब ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मुझे कोई बच्चा बता दे डन बाय अकाउंटेंट क्या है जी। R&D डेबिट किसने बताया, R&D डेबिट कहाँ पे उसने लिखा हुआ है, वो चेक करो, तुसी चेक करो, वो रह गया तो कोई गल नहीं, अल्लाह देसी ओ ही ओ देसी जी। बच्चों बच्चों किसने कहा कि R&D डेबिट कैश क्रेडिट, किसने कहा, सही कहा। R&D में डेबिट करके सारा रखा हुआ तो यहाँ पे भी R&D नज़र आ रहा है ना, R&D डेबिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो डेबिट बैलेंस उठ के ट्रायल में आया, सही तो कह रहा है वो, हमेशा थोड़ी गलत कहता है वो। बेटा R&D पड़ा हुआ, एक्सपेंस होता तो उसके साथ किसी एक्सपेंस में डाल देते ना, वो फेस पे पड़ा है मतलब R&D के अकाउंट खोल कर रख दिया उन्होंने, किसी एक्सपेंस, आप इसको एक्सपेंस कह लो, R&D एक्सपेंस कह लो, फिर क्या फर्क पड़ता है, पड़ा तो अलग ही है ना, किसी एक्सपेंस में तो नहीं छुपा हुआ। ओके सही है, तो R&D डेबिट, R&D डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी 180 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री अब करवा दें जी मुझे, रेक्टिफाइंग एंट्री आप लोग मुझे करवा देंगे जी। आप मुझे बताएं 1 बाय 1 तरतीब से चलें, एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं किया तो करना चाहिए ना, कितने से 60 से, ठहर जो पाए। इंटेंजिबल डेबिट होना चाहिए था, क्या हो गया, तो कर लें, इंटेंजिबल को डेबिट कर लें, कितने से 120 से। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। R&D गलत डेबिट हो गया, सही करने नहीं बेटा, उसमें से जितना एक्सपेंस बनता है वो मान तो लिया है, अब उसको किसी जगह भेज भी देंगे। नहीं उसने R&D को R&D रखा हुआ है, इंटेंजिबल का तो नाम नहीं लिखा उसने। क्या रिसर्च इंटेंजिबल हो सकता है, रिसर्च इंटेंजिबल नहीं हो सकता, हाँ डेवलपमेंट में भी अच्छे फेज वाला ही हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है यार, उसको समझ नहीं आई ना, वो उसने R&D में लिख दिया। अब उसको एक्सपेंस क्या है भी तो साफ कहेंगे सारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस सही कर लेंगे तो वो R&D का अकाउंट एक बना हुआ है उसको ख़त्म कर दें, और जो उसमें से एक्सपेंस में जाना एक्सपेंस में फेंकें, बाकी एसेट में फेंक दें। अब वो एक्सपेंस कहाँ जाना है अभी देख लेते हैं। लेकिन अगली बात मुकम्मल नहीं हुई। अगली बात, ये जब इंटेंजिबल बन गया हमारे साल में, तो इसने क्या होना है, अमोर्टाइज भी होना है। अमोर्टाइज होना है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और इंटेंजिबल ही कर दो, इंटेंजिबल क्रेडिट। अब कितना है जी इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कितना है 120 का, लाइफ इसकी 5 साल, कितने महीने
2/12 आंसर 4। ये काम जो था, ये काम डन बाय अकाउंटेंट है, ये डन बाय अकाउंटेंट मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो ठहरो एक मिनट तसल्ली से पढ़ लेते हैं। R&D, it is assumed that the useful life of new product will be 5 years. It may be assumed that all cost, अच्छा ठीक है जी, तो ये भी कर लो भाई। इंटेंजिबल इसकी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर वैसे, और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट कितने से जी 4। अच्छा अब इसकी पोस्टिंग होने लगी है, ठीक है, ये पोस्टिंग आप ध्यान से देख लें, तसल्ली हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। जो होना था वो नहीं हुआ, वो कर लें। अब ये हमारे पास ये कहानी है, तो शुरू करें काम जी। अच्छा अब मेरा सवाल, इस एक्सपेंस को कहाँ फेंकें, इस एक्सपेंस को कहाँ फेंकें। अक्सर मैं कहा करता था कि आपका जो हेड ऑफिस है, जहाँ पे आपके एडमिन वाले बैठे होते हैं, आप अकाउंट्स वाले बैठे होते हैं, आपके साइंसदान R&D वाले बैठे होते हैं, तो नॉर्मली ये एडमिन का ही खर्चा होता है, ये कोई सेलिंग का या कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा। यहाँ पर पेटेंट बनेगा तो फैक्ट्री के हवाले करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा तो फैक्ट्री के हवाले होगा कि जी अब इसके ऊपर प्रोडक्शन शुरू करें, ठीक है, और जब वो बन जाएगा तो फिर बिकने जाएगा। तो ये बहरहाल एक एडमिन एक्सपेंस होता है, इसको मैं आज क्लासिफाई करूंगा आपके लिए एडमिन एक्सपेंस, ठीक है जी। तो एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस कौन सा वाला, ओ एडमिन वाला एक्सपेंस नहीं डेबिट हुआ। देखो ना उसने एक चीज अलग से रख दी थी, उसने एक चीज ना अलग से, पता नहीं कोई मसला है, उसने एक चीज ना अलग से रख दी हुई है, ठीक है, तो उसको हमने अब सही जगह पहुंचाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंस डेबिट करेंगे किस में, जहां पर उसने डेबिट नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो एडमिन एक्सपेंस को भी उठा लो। अब देखो ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक एक करके उठती चली जा रही हैं, एंड पे जो रह जाएंगी उनको उठाकर वैसे ही पेस्ट कर देंगे। तो एडमिन एक्सपेंस किधर पड़ा है, ये 302, इसको उठा लें, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस कितना जी 302, तो ये जी जनाब आ गया 302, ठीक है। अब अपनी एंट्री पे आ जाए। सवाल में कहीं पे इंटेंजिबल गिवन है जी, सवाल में कहीं पे इंटेंजिबल गिवन ही नहीं, जैसे CWIP गिवन था वैसे इंटेंजिबल गिवन नहीं। ओके चलो अब देखो, एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस 60 रुपीज से डेबिट। छोटा सा वर्किंग का रेफरेंस दे दे, कौन सी वर्किंग चल रही है 4, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट डेबिट, बैलेंस शीट बना रहा होता तो वहां पर मैं लिख लेता, नहीं बना रहा तो मैं फिलहाल यहां पे लिख देता हूं। इंटेंजिबल कितने से डेबिट 120 से कर लेते हैं अगली एंट्री में 120। मैं कौन सा बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं ट्रायल में अगर इस तरह से गिवन होता, वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं था ना, लेकिन ये मैंने ट्रायल में लिख दिया इसी तरह, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनानी नहीं। अगर बैलेंस शीट बना रहे तो मैं 120 की एंट्री करता एसेट्स में जाकर, डन। इंटेंजिबल डेबिट और R&D क्रेडिट, R&D क्या हो गया क्रेडिट, ये लो 180, कितना बच गया इधर से 0, सही है, छूट गई जान आपकी। अब ये 0 ले जाओ, कहीं पे लेके जाना है तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बात समझ आई, 180 उसको समझ नहीं आया, उसने एक जगह पे रख दिया, जैसे जैसे सस्पेंस टाइप चीज होती है। R&D पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेकिन उसने I-38 नहीं पढ़ा होगा, ईद की छुट्टियों में मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है, उसने नहीं पढ़ा होगा, रिवाइज नहीं करके आया होगा, भूला हुआ था, R&D डाल दिया उसने यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हमने ये जितना एक्सपेंस में जाता था वो एक्सपेंस में फेंका, जो एसेट बनता था वो एसेट बनाया और इसको खत्म कर दिया, इसको क्या कर दिया खत्म कर दिया, ठीक है, सही है। तो ये जनाब एंट्री हुई, दोबारा देखें ज़रा, दोबारा देखें ज़रा, एक्सपेंस 60 रुपए से डेबिट, इंटेंजिबल एसेट 120 रुपए से डेबिट, R&D 180 रुपए से क्रेडिट। यहीं पे फेस भी कर दिया मैंने, लिखना है तो लिख लो, लिख कर काट देना, मर्जी आप। अगर आप एक्सपेंस कहते हैं इसको और R&D एक्सपेंस कहकर फेस पे लिख देते हैं, अब तो लिखना नहीं चाहिए, गलत है, लिख देते हैं तो फिर बाद में -180 करके 0 कर देना, काट देना लाइन, बिल्कुल भी ना लिखना। समझ आ रही है और कोई मसला। अच्छा अब अगली बात, इसकी अमोर्टाइजेशन का खर्चा है जी, वो कहाँ जाएगा, उसी एडमिन में ही जाएगा। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट प्लस
4 से अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, ये दोनों ही वर्किंग से आए हैं ना, 4 से वर्किंग 4, ठीक है जी। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट, कितने से, और ये कितना बच गया 116। अब इस 116 को कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में लेके जाना है, ले जाओ, मैं तो बना रही ना, तुम ले जाओ। अच्छा डन हो गया, समझ आती है बात की। चल किसको कर तो दिया है, ये देखो ना चंदा, इधर देखो, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, जिधर इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन इसी एडमिन को ही जाएगी ना, ठीक है बेटा। इंटेंजिबल अभी बन रहा है और बन गया है, बनने के बाद उसने, हाँ ये भी बात ठीक है, सही कह रहा है वैसे बच्चा। सोचे जी किस चीज़ के ऊपर, कोई प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, का क्या ख्याल है, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, भाई ये कह सही रहा है, गाले ने माड़ी नहीं की थी, कभी कभी गुजारे की बात कर देता है, क्लियर नहीं हो रहा, प्रोडक्ट है, जाने दें, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, जाने दें, दोनों तरह से चलेगा, चल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन फिर छोटी सी एक नोटी डाल देना, स्टार लगा के, आई हैव अज्यूम्ड दैट दिस प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड इन फैक्ट्री। हो सकता है ना आपका ये इंटेंजिबल जो है ये इधर ही यूज़ हो रहा हो, अभी क्या कह सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो आपने, प्रोडक्ट है पता नहीं कोई क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही, चल जाएगा, ठीक है, क्लियर नहीं है, डन। अच्छा जी नेक्स्ट, ये हो गया डन, पूरा हो गया, और बोलो आखिरी एडजस्टमेंट है, जल्दी करो, फिर अगला पार्ट 2 शुरू करते हैं, वर्किंग ये कर लें फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हो गई तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पीबीटी तक पहुंच जाएंगे, फिर पार्ट 2 में हम अपना पार्ट बी करेंगे, ठीक है। सवाल, हाँ जी, ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एमएल हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 18, पिछले साल के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है, बोलो, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 साल। अच्छा, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें या कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें, आंसर सेम नहीं आता, पता है इस बात का, किसी को ना पता हो हाथ खड़ा करें, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, मैं फिर एग्जांपल समझा दूंगा ना, स्ट्रेट लाइन समझा ही देता हूँ, छोटी सी बात, किसको नहीं आता, किसको ये बात समझ नहीं आ रही, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हो, आपने उसमें कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से आप डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आपका आंसर सेम आता है। उसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे करके, आपने एक एसेट खरीदा 90 रुपये का, इसकी लाइफ 3 साल थी, तो आपने इसको 90/3 करके 30 रुपये डेप्रीशिएट किया, बुक वैल्यू कितनी आ गई 60। अब आप इसको 90/3 फिर करके 30 रुपये कर दें, तो ये कितना बच गया 30, 90/3 करें, 30 की डेप्शन आई और 0 हो गया। आप इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, बुक वैल्यू 60 लें, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 2 है, बुक वैल्यू 30 लें डिवाइड बाय 2, मतलब 1, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो सेम आएगी, डेप्रिसिएशन वुड बी सेम, डन। ये ऐसी तरह मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बात कहीं यहाँ यूज़ ना हो जाए ना। जी क्या कहता है, बुक वैल्यू जनाबे वाला उसने कहा है कि इसकी 31 दिसंबर 18 पे है 900, ठीक है, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12 साल, ड्यूरिंग 19 MLL डिसाइडेड टू ऑप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग, कॉन्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट स्टार्ट ऑफ 19 वॉज डिटरमिन्ड एट 1200। हाँ जी, स्टार्ट ऑफ द ईयर उसने आपको कहा है कि हमने वैल्यू डिटरमिन की है, ऐसे ही है, सच रिवैल्यूएशन हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, आगे ना पढ़ो, अब आगे ना पढ़ो, ठीक है, फिलहाल इधर रोक दो। मसला क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि आप वर्किंग नंबर कौन सी पे पहुंच गए, 5 पे, वर्किंग 5 ओपन करें और रीवैल्यूएशन की अपनी वो शूर ज़माना वर्किंग जो करते होते हैं वो करें,
जी हाँ, डेट डिस्क्रिप्शन वाली। फिर देखते हैं उसने क्या नहीं किया। तो वर्किंग 4 5 जी, 2 कॉलम डलने नहीं चाहिए। आखिरी पॉइंट में टैक्स लिखा नहीं हुआ। अब वो ज़माना गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब जब भी रिवैल्यूएशन आएगी आपको 2 कॉलम अगले डालने ही पड़ेंगे खलील मियाँ जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड का नाम है कोई, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स, नेट सरप्लस। जी बेटा, देखना तो नहीं है तो ना बनाना उतना, अगला बाद में बना लेंगे। फॉर्मेट तो पूरा बना लेना। मतलब उसने अब एंड तक कॉलम खींच देने थे तो फिर उसने कहना सर आपने बताया ही नहीं, मैं पूछ भी रहा था आपने फिर भी नहीं बताया। मैंने इसलिए बता दिया उसको, अगले 2 कॉलम भरेंगे नहीं, कोई मसला नहीं। जी बच्चों, 1 जनवरी 31 दिसंबर 18, 1 जनवरी 19 एक ही बात है ना। बुक वैल्यू कितनी है? 900। सरप्लस कितना है? सरप्लस कितना है कोई सरप्लस? उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि MLL डिसाइडेड टू ऑप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल। अभी उन्होंने ऑप्ट करने का सोचा है इस दफ़ा, पहली दफ़ा, ठीक है। और बुक वैल्यू उसकी जो पड़ी हुई है वो फिर, तो इस मतलब रिवन सरप्लस कोई नहीं था। इसी दिन 1 जनवरी 19 पर एक लाइन खाली छोड़कर उन्होंने रीवैल्यूड अमाउंट डिटरमिन कर दी। उन्होंने एक लाइन खाली छोड़कर नहीं डिटरमिन की, मतलब हम ऐसे करते हैं जी। 1200, तो 300 रुपये का सरप्लस आ गया। ठीक है जी। ओके डन। और बोलो अब ईयर एंड आएगा, हमने डेप्रिशिएट करना है। मुझे बताओ जो 31 दिसंबर 18 की लाइफ थी वही 1 जनवरी 19 की रिमेनिंग लाइफ नहीं होगी? तो 1200 को डिवाइड किससे करोगे? 12 से, और 300 को भी 12 से। आंसर बताओ। 100 और 25। ये जनाब 31 दिसंबर 19 की, यानी कि आसान एडजस्टमेंट, जब चीज़ें मिक्स करते हैं ना तो एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। ठीक है। बुक वैल्यू 31 दिसंबर 19 की कितनी आ गई? 1100 और 275 जी। मेरे ख्याल में तो बस कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है। वो क्या कह रहा है उन्होंने? बेटा 31 दिसंबर 18 पे 12 थी ना, तो 1 जनवरी 19 पर कैसे 11 रह जाएगी? एक दिन बाद। ठीक है, इसीलिए मैंने डेट बाद में डाली डेप्शन की लिखते हुए। पहले मैंने, जी हाँ, एक दिन बाद। तो आप डेप्शन किस दिन कर रहे हैं? डेप्शन रिवैल्यूएशन किस दिन हुई है? सॉरी, अगले दिन हुई है। और रिमेनिंग लाइफ किस दिन वाली यूज़ करते हैं? जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है। इसीलिए मैंने कहा था ये डेट मत लिखा करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने रिकॉर्डिंग चेक कर लेना जाके गौर किया होगा, मैंने डेट बाद में डाली है, पहले डेप्रिशिएट किया है। डेट की वजह से तो आप कंफ्यूज होते हैं। यही गलती आप करते हैं जो हमेशा से सिखाता आया हूँ आपको, कि हमने रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है। तो रिवैल्यूएशन के दिन की ही रिमेनिंग लाइफ गिवन थी 31 दिसंबर 18 की 1200। ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है कि कितने गया? दिस रिवैल्यूएशन हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। कोई टेंशन ना लो, आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर कर दो, आप ये कर दो। ठीक है। अब मुझे बताओ 1 जनवरी 19 पर आपने जब इसको रीवैल्यू किया तो इसकी कारी लेते हैं यार, ज़रा इसको तोड़ दो, क्योंकि फिर एंट्री उस फिगर से हो भी नहीं ना सकती। बताओ जी, किसको तोड़ेंगे हम? इस सरप्लस को तोड़ेंगे टैक्स में और फिर नेट फिगर में। ठीक है। और टैक्स रेट क्या, मैंने तो छुपाया हुआ है, 32%। ठीक है, तो 32 और 68, ठीक है, कितना जी? 300 का जी, 96,204। ठीक है। उसके बाद 25 को भी तोड़ो, 18 और 8 और 17 जी। नेट करो, 88 और 187। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे बताओ ज़रा? एंट्रीज पास कर लेंगे।
अगला काम क्या करेंगे? नहीं करेक्टिंग नहीं भाई, ये तो कर लें पहले, ये नहीं हुआ ना, ये कर लें बस। ये गलती क्या है, ये होना था ना, नहीं हुआ तो कर लें। एंट्रीज क्यों करूं फिर मैं, पागल हूं? डायरेक्ट कर देते हैं जाके। पहले मुझे बताएं क्या करना है यार। सबसे पहले तो ये करना था, आप याद ही नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये करना था, एंट्री करते हुए इस कॉलम को आप भूल जाना है, ठीक है। अक्यूमुलेशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट बनता होगा, बैलेंस शीट में होता होगा, इधर एंट्री करवाओ। बिल्डिंग डेबिट कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है? बैलेंस गिवन है। अब मैं इसका भी इसी तरह इंटेंजिबल की तरह बनाऊं, मैं पागल हूं, मैं यही करी जाऊं, बस समझ जाओ ना। बिल्डिंग डेबिट बैलेंस शीट में जानी है, होगी बस, ठीक है होगी। सरप्लस, सॉरी ये नीचे नहीं लिख दिया हमने, ये ऊपर नहीं लिखना था जी, ये असल में ऐसे था, ठीक है। मेरी एंट्री के सामने आया नहीं, मैं क्या लह ही हो गया, वो तो टोटल होता है ना जी। जी बच्चों, एंट्री इससे हो रही है, ये ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन लाइन होती थी हमारी, ऐसे ही कि ऑरेंज लाइन थी, ये ग्रीन लाइन थी, ठीक है। अब ग्रीन लाइन में क्या है, बिल्डिंग डेबिट डीटीएल क्रेडिट। नहीं लेजर बना हुआ ना, तो वर्किंग ओपन कर लो, वर्किंग ओपन कर लो, थोड़ी देर में तो करनी ही पड़नी है, ठीक है। वो वर्किंग नंबर 6 डीटीएल का लेजर जब कभी बनेगा उसके अंदर पहले से ही, मतलब जब हम इस तरफ आएंगे उसके अंदर पहले से ही एक चीज मौजूद होगी, ठीक है, और वो है ये डीटीएल, ठीक है। तो डीटीएल का लेजर ओपन कर लिया हमने, स्लैश ये कर लें जो भी है, ठीक है। अब बिल्डिंग डेबिट बैलेंस शीट में डीटीएल कितने से क्रेडिट, इसके आगे क्या लिखा करते थे हम, एसेट ना, तो बिल्डिंग लिख दें आप। और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, यहां पे आप रेफरेंस दे दें वर्किंग नंबर 5। बातें ना करो यार चांद मेरे, बातें ना करो जी। कितना, 20, सही है, डन। एंट्री तो पूरी कर लेना। 204 कहां से आया, क्यों, वो इसमें होता है, वो तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में होता है जाके, तो उसके जाता हूं मैं। नेक्स्ट जी हमारी येलो लाइन हुआ करती थी, डेप्रीसिएशन पे पड़ी हुई, तो डेप्शन की एंट्री करवाओ जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पहले कर दो, जो करने वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, पढ़ लें अब आगे, क्योंकि इसका फर्क है। यहां तक हो गया जी। रीवैल्यूएशन को काउंट फॉर नहीं किया तो हमने कर दिया, बोलो, और रीवैल्यूएशन काउंट फॉर हो गई है। अगली बात, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द ओ, यानी कि एक्सक्यूज मी, यहां पे भी कुछ गलतियां हैं, क्या ख्याल है? मैं यहीं पे ना ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग बना लूं जरा, अलग से क्या लिखना, चलो आन दो। थोड़ा सा और भी अब मसला है जी। वो मसला क्या है, मसला ये है कि डेप्रीसिएशन की एंट्री होनी चाहिए थी, इसको अलग से वर्किंग कर लें, यही चलने दें, वर्किंग 6 कर लो, चलो इसको वर्किंग 7 कर लें जी। भाईजन क्या होना चाहिए था, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई कर लो, क्रेडिट होना चाहिए था 100 से, होना चाहिए था। क्यों 100 से क्यों होना चाहिए था, क्योंकि रीवैल्यूएशन के बाद हम रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कॉस्ट मॉडल पर ही रखते हुए उसको डेप्रिशिएट किया और 75 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब हम मजीद क्या करें, डेप्रिसिएशन को 25 रुपये से, ये डायरेक्ट भी हो सकता था, बहरहाल डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट 25 से कर दें। ओके डन, सही है। को मसला क्या, 75 कहाँ से आया है, सिंपल 75 यहाँ से आया है कि 900 जो था, मैंने यही तो बताया अभी, इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, कॉस्ट समझ आ गया, कॉस्ट ओवर ओरिजिनल लाइफ, कॉस्ट थी नहीं, ओरिजिनल लाइफ भी नहीं थी, रिमेनिंग लाइफ थी, और बुक वैल्यू थी, तो मैंने 900, ये 900 ही था ना, 900/12 कर दिया जी। बोलो 25 रुपये की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है, तो बोलो। अब डेप्रीसिएशन ये किसकी होगी जी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कहाँ पर पड़ी होगी,
मेरे ख्याल में तो बिल्डिंग अगर कहीं ना बताए तो एडमिन का ही खर्चा है, क्या ख्याल है? ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग लिखा हुआ है तो फिर तो रोड़ा ही मुक गया। ठीक है, तो 25 रुपए की डेप्रीसिएशन की एंट्री करवाओ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये मैं अलग से कर देता हूं, वर्किंग नंबर 5 6 है, 5 ही कर दे वैसे वैसे। चलो चले जी। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई वो बैलेंस शीट में होना है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। लें जी, ये आपका सवाल हो गया ख़त्म। मुझे पीबीटी निकलवा दें बस जल्दी से। इधर देखें, बस ये ख़त्म कर लूँ। मेरे 2 मिनट चाहिए। अब जो चीज़ें रह गई हैं ना वो उठाओ। सेल्स रह गई है, उठाओ 2500, कॉस्ट ऑफ सेल 1320, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, ऐसे ही है ना जी। रुपीज़ इन मिलियन, बल्कि ये यहाँ पे हो सकता है, असल में तो ज़्यादा मसला ही इन्हीं चीज़ों का है, आगे जगह होनी चाहिए। रुपीज़ इन मिलियंस जी बच्चों, 2500 सेल्स, 2500 कॉस्ट ऑफ सेल 1320 जी। जीपी 1180, बताओ अदर इनकम सही करके 254 391। फाइनेंस कॉस्ट थी सवाल में? ये डिविडेंड रिसीवेबल जो है, ये इसको टिक कर दो, बैलेंस शीट आइटम है। 48 फाइनेंस कॉस्ट है। डिविडेंड इनकम, अदर इनकम में बस यही आई है मेरे ख्याल से, तो 30 भी है और कैपिटल गेन 50, ये दोनों इकट्ठे कर दें। ठीक है, अच्छा जी 48 भाई, ये तो ये क्या है, ये रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट में जाना है, ले जाओ। मैं तो नहीं बना रहा बैलेंस शीट, अब मुझे ये चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट 48, ये डायरेक्ट आ जाएगा, और ये दोनों अदर इनकम आइटम्स है 30 + 50। तो फाइनेंस कॉस्ट, ऊपर वाला गलत हो गया ना, फाइनेंस कॉस्ट कितना 48, और इधर देखो सॉरी, इसके अंदर प्लस कर दो 30 + 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 हो गया ना। चलो पीबीटी बताओ जी मुझे, पीबीटी जगह बड़ी बच गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। 5, लो जी, यहाँ से अब हमारा सवाल रुक गया, क्योंकि यहाँ से इसकी बेस पर इसको करंट टैक्स की वर्किंग में लेके जाना है। फिर ये करंट टैक्स निकलेगा, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, वो टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, माइनस करेंगे तो फिर पैट आएगा। उसके बाद ये तो मेरे पास मौजूद है, और देन हम इसको एंड पे जाके टोटल कर लें। ठीक है जी, तो मुबारक हो आपको कि हमारी जगह बच गई है थोड़ी सी, और पार्ट 2 शुरू कर लें आमिर भाई।